हेलो। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और मैं पढ़ने जा रही हूँ पृष्ठ नंबर 40, नामकरण की समस्याएं। इस संदर्भ में अंतिम प्रश्न है युगों के नामकरण का। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर उसका नामकरण क्रमशः इस प्रकार किया है। पहला, वीरगाथा काल। दूसरा, भक्ति काल। तीसरा, रीति काल और आधुनिक काल। चौथा, उन्होंने जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य ग्रहण किए हैं, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। इसमें से भक्ति काल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीति काल के विषय में विवाद रहा है। वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध अनेक आपत्तियां की गई हैं, जिसमें प्रमुख यह है कि जिन वीर गाथाओं के आधार पर शुक्ल जी ने यह नामकरण किया है उसमें से कुछ तो अपर्याप्त हैं और कुछ प्रवृत्ति काल की रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त जो साहित्य इस काल विधि में लिखा गया है उसमें सामंतीय और धार्मिक तत्वों का प्राधान्य होने पर भी कथ्य और माध्यम के रूप की ऐसी विविधता और अव्यवस्था है कि किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर उसका सही नामकरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आदिकाल जैसा निर्विशेष नाम जो भाषा और साहित्य की आरंभिक अवस्था मात्र का घोतक करता है, विद्वानों को अधिक मान्य है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई विकल्प नहीं है। रीतिकाल के विषय में मतभेद की परिधि सीमित है। वहाँ विवाद का विषय इतना ही है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है या श्रृंगार तत्व। प्राचुर्य दोनों का ही है, पर इन दोनों में भी अधिक महत्व किसका है? हमारा विचार है कि जिस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो गया था, अथवा यह कहें कि जीवन का स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया था, उसका नाम रीतिकाल ही अधिक समीचीन है। इसके विकल्प श्रृंगार काल में अतिव्याप्ति है, क्योंकि श्रृंगार का प्राधान्य तो प्राय सभी युग में रहा है। वह काव्य का एक पर्याय से सार्वभौम तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं होगा। यह युग का श्रृंगार रीतिबद्ध था, अतः रीति ही यहाँ प्रमुख है। आधुनिक काल को शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और उन्हें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान कहा है। प्रथम और द्वितीय उत्थान के विषय में उन्होंने यह संकेत भी कर दिया है कि इनमें क्रमशः भारतेंदु काल और द्विवेदी काल भी कहा जा सकता है। तीसरे उत्थान को कदाचित उसके प्रवाहमय रूप के कारण उन्होंने कोई नाम नहीं दिया। पहला कालखंड जीवन और साहित्य में पुनर्जागरण का युग था, जब अतीत की गौरव भावना के परिप्रेक्ष्य में नवजागरण की चेतना विकसित हो रही थी, अतः इसे पुनर्जागरण काल नाम दिया जा सकता है। और चूँकि भारतेंदु के व्यक्तित्व और कृतित्व में जिन्होंने
अपने जीवन काल में इस युग का नेतृत्व किया, जिसका प्रभाव मरणोपरांत भी बना रहा। यह चेतना सम्यक प्रतिफलित हो रही थी, इसीलिए इसका नामकरण उनके नाम पर भी करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्रायः इसी पद्धति और युक्ति से द्वितीय उत्थान का नामकरण भी किया जा सकता है। उसे हम औचित्यपूर्ण जागरण सुधार काल या विकल्पतः द्विवेदी युग कह सकते हैं। तीसरे चरण की सर्वप्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है, अत्यंत निकट है और उसकी मूल चेतना इतनी जल्दी जल्दी बदल रही है कि किसी एक स्थिर आधार को लेकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता। आरंभ में प्रगतिवाद का दौर था, जो कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गया। इसके कुछ समय बाद प्रयोगवाद का आविर्भाव हुआ, जो थोड़े समय तक इनके समानांतर चलकर 1953 के आसपास नवलेखन में परिणत हो गया। अत्याधुनिक लेखन का दावा है कि नवलेखन का युग भी सन 1960 के बाद खत्म हो गया और इसके बाद की साहित्यिक चेतना यथार्थ बोध की प्रखरता के कारण अपनी पूर्ववर्ती साहित्य चेतना से भिन्न है। अतः इस अस्थिर और त्वरित गति से बढ़ते हुए साहित्य प्रवाह को किसी एक नाम से बांधा जाए या नहीं, यह प्रश्न है। कुछ आलोचक पूर्वार्ध को प्रगति प्रयोगकाल और उत्तरार्ध को नवलेखन काल कहना चाहते हैं और कुछ इस पूरे काल खंड को छायावादोत्तर काल के नाम से अभिहित करते हैं। इसमें से पहले दोनों नाम कुछ अधिक निश्चित और भावात्मक और तीसरा नाम उतना ही अनिश्चित तथा अभावात्मक लगता है। पहले दोनों नामों में प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है, जबकि दूसरा छायावाद के अवशिष्ट प्रभाव, विस्तार तथा विरोधी प्रतिक्रिया को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति इसी युग की घटना है, पर यह साहित्य चेतना को कोई नया मोड़ नहीं दे सकती। इसीलिए नामकरण में उनकी कोई विशेष संगति नहीं है। अतः निर्णय युक्त दोनों विकल्पों के बीच ही करना है। संवत 1938 से 39 से आरंभ होने वाले वर्तमान युग का उपविभाजन किया जाए या नहीं, यही इस तर्क के आधार पर कि इतिहास को बहुत छोटे छोटे खंडों में विभक्त करने से समग्र दर्शन में बाधा आती है, अथवा यह मानकर कि समसामयिक साहित्य का स्वरूप स्थिर होने में कुछ देर लगती है, वर्तमान युग को एक नाम ही देना है, तो छायावादोत्तर काल नाम अभावात्मक होते हुए भी असंगत नहीं है। इधर इस लक्ष्य को आधार मानकर हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण सामान्यतः इस प्रकार किया जा सकता है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल
19वीं शती के मध्य से अब तक, जिसमें पॉइंट्स बना सकते हैं हम। पहला पॉइंट, पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहते हैं, 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल भी कहते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा, छायावाद काल, 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा, छायावादोत्तर काल, जिसमें 2 खंड हैं। क, प्रगति प्रयोग काल, 1938 से 1953 ईस्वी। ख, नवलेखन काल, 1953 से अब तक। संदर्भ। पहला, धर्मार्थ कामोक्षाणुपदेश समन्वितम् पूर्ववृत्तकं कथायुक्तमितिहास प्रक्षिप्ते महाभारत। आव्यार्दिवैहुव्याख्याने देशिकचित्रिताश्रयम् इतिहास सम्मति प्रोक्त भविष्याद्यभूत धर्मयुक्त विष्णु पुराण। तीसरा, देखई हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, पृष्ठ 47 से 60। चौथा, इसके हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा प्रस्तुत हो चुका है। ये जो संदर्भ में पॉइंट्स दिए जाते हैं, इनको हम देख सकते हैं और अधिक ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी सागर का प्रथम इतिहास शीर्षक से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा प्रस्तुत हुआ है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा, पृष्ठ 41। 7वां पॉइंट, डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास को इस 7 प्रकरणों में विभक्त किया है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम का काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। 8वां, कॉमनवेल्थ। 9वां, रेस्टोरेशन। 10वां, थियरी ऑफ लिटरेचर, पेंगुई बुक्स, 1966, पृष्ठ 243 से 244 तक। 11 पॉइंट, देखिए हिंदी साहित्य भाषा 3, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ 650। 12 पॉइंट, शुक्ल जी का सीमांकन कुछ भिन्न है। उन्होंने 25 का हिसाब रखा है, पर वह यथार्थ स्थिति के अनुकूल नहीं है। उनमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लेना अनुचित न होगा। आते हैं हम